तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और डिस्कस करते हैं क्या वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण अर्थात हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या कि वातावरण क्या होता है। वातावरण क्या होता है? तो वातावरण हमारे आसपास की जो वस्तुएं, व्यक्ति आदि सभी चीज़ें हमारे आसपास हमें घेरे हुए हैं, उसी को हम कहते हैं क्या? वातावरण। दोस्तों, वातावरण दो प्रकार का होता है, एक सामाजिक और एक प्राकृतिक। एक होता है प्राकृतिक और एक होता है सामाजिक। तो प्राकृतिक वातावरण भी दो प्रकार में बांटा गया है, अर्थात प्राकृतिक वातावरण अगर हमसे पूछा जाए कि कितने प्रकार का होता है, तो प्राकृतिक वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य अर्थात यहाँ से हमारी समझ में आएगा क्या कि हमें जानना है वातावरण कितने प्रकार का होता है। दो, कौन से? प्राकृतिक और सामाजिक। फिर आगे बात आई कि प्राकृतिक वातावरण कितने प्रकार का होता है, फिर से दो, कौन कौन से? एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक वातावरण में हम लेते हैं कि जब बालक जन्म से पहले अर्थात माता के गर्भ में होता है तब उसे प्राकृतिक वातावरण घेरे होता है आंतरिक रूप से। तो प्राकृतिक वातावरण का जो आंतरिक वाला पार्ट है वो होता है जब शिशु माता के गर्भ में होता है। ठीक। दूसरा बात करते हैं क्या? प्राकृतिक का दूसरा भाग बाह्य वातावरण अर्थात जन्म के बाद। जन्म के बाद यानी जो चीज़ें हमें प्रकृति से मिलती हैं वो दो जगह मिलती हैं, एक जन्म से पहले गर्भ के दौरान, जन्म के बाद दुनिया में। दूसरा हम बात करते हैं कि सामाजिक वातावरण में क्या होता है कि जो हमारी शिक्षा, लोग और हमारे समाज के जो लोग हैं वे सभी हमें आसपास में रहते हैं, इन्हें कहते हैं हम सामाजिक वातावरण। बात करते हैं क्या कि वातावरण का प्रभाव किस किस चीज़ पर पड़ता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पेपर में क्या कि निम्नलिखित में से किस किस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो पहले जानते हैं क्या? बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई बालक है जो शांत माहौल में रहता है अर्थात वहाँ पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध ही नहीं है, अगर वहाँ रहता है तो क्या कि उस बालक की बुद्धि पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। अगर वही बालक पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता है अर्थात जैसे कोचिंग ज्वाइन कर ले या लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, उन लोगों के साथ रहे तो क्या उसके आईक्यू या बुद्धि में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है। तो जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उस एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है। दूसरा, अगर बुद्धि पर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या हमारे मस्तिष्क पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आगे बात करते हैं पर्सनालिटी। भाई, हमारे अगर आईक्यू तेज होगा, हम होशियार बच्चों की श्रेणी में आएंगे, है ना, तो क्या होगा? हमारी ऑटोमेटिक पर्सनालिटी भी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यानी कि व्यक्तित्व। तो क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि वातावरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है, तो हम बताएंगे क्या? बुद्धि, मस्तिष्क और व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी। आगे बात करेंगे, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है कूले। ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बालक महान तब बन सकता है जब उसे समुचित मतलब उचित वातावरण मिले। अर्थात किसी भी व्यक्ति को महान बनने के लिए उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। आगे बात करते हैं डार्विन के अनुसार। डार्विन कहते हैं कि हमारा यानी कि व्यक्ति का उसके विकास में कोई हाथ नहीं है। क्या? विकास में कोई हाथ नहीं है, बल्कि हमारा पूरा का पूरा विकास प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर? डिपेंड ऑन नेचर।
आगे बात करते हैं नोट, क्या कि भौगोलिक वातावरण बदलते ही कई पीढ़ियों के बाद हमें क्या मिलता है, हमारी शारीरिक संरचना में बदलाव होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहीं से हम एक जिराफ वाला एग्जाम्पल ले लें तो क्या होगा, उसका भौगोलिक वातावरण बदला, अर्थात उसने एक जगह से घास फूस खाया, दूसरी जगह चला गया, वहाँ खाया और ऊंचे पे खाया, पेड़ खत्म हो गए, दूसरी जगह गया, धीरे धीरे उसकी गर्दन काफ़ी लंबी हो गई। तो इससे देखा जाता है क्या कि जैसे भौगोलिक वातावरण हमारा बदलता है, उसके तुरंत बाद तो नहीं होता, लेकिन पीढ़ियों के बाद हमारी शारीरिक संरचना में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमने दो बातें जानी, क्या कि वातावरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, प्राकृतिक और सामाजिक। प्राकृतिक वातावरण ऑलरेडी दो प्रकार का होता है, एक वो जो जन्म से पहले मिलता है, एक वो जो जन्म के बाद मिलता है। सामाजिक वातावरण एक ही प्रकार का होता है, क्या, जिसमें हमारे समाज के लोग, हमारे स्कूल, हमारी शिक्षा, हमारा परिवार, ये सभी चीज़ें आती हैं। एक जाना क्या कि हमारा विकास में कोई हाथ नहीं होता, यह कथन किसने कहा, डार्विन के अनुसार। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाई वंशानुक्रम क्या होता है, अर्थात हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी आप भी जानते होंगे क्या कि जब किन्हीं माता पिता के गुण, विशेषताएं, लक्षण या कैरेक्टर उनकी संतानों में पहुंचते हैं, इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। अर्थात माता पिता के गुणों का उनकी संतानों में पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। एक और बात करते हैं कि माता पिता के गुणों का उनकी संतानों में पहुंचना ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। इसी को जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा के रूप में बोला। कैसे, जेम्स ड्रेवर ने कैसे बोला कि माता पिता की, यानी माता और पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का, यानी जो शरीर की और मस्तिष्क की विशेषताएं होती हैं, उनका उनकी संतानों में संक्रमित होना अर्थात पहुंचना ही वंशानुक्रम कहलाता है। बात करते हैं कि वंशानुक्रम जो कितने सिद्धांतों के या कितने नियमों को फॉलो करता है, अर्थात ये माता पिता से बच्चों में पहुंचने के लिए किन किन नियमों का पालन करता है। तो इसके लिए अभी तक हमारे संदर्भ में 6 नियम आए हैं। कितने? 6 नियम आए हैं, जिसमें से पहले का नाम है समानता का नियम, अर्थात लॉ ऑफ इक्वालिटी। दूसरा है प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिटर्न। तीसरा है गाल्टन का नियम, जिसे गाल्टन्स लॉ कहते हैं। चौथा है बीज कोष की निरंतरता का नियम, अर्थात इंग्लिश में लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ सीड। पांचवा है अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, जो हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की है उनके ट्रांसफर का लॉ। नंबर अगला आता है मेंडल का नियम। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे कि मेंडल ने भी एक मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जिसके ऊपर इन्होंने क्या बना दिया, नियम बना दिया। बात करते हैं इन नियमों के अंतर्गत आता क्या है, इन नियमों के अंतर्गत आता क्या है। तो सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसकी आगे चर्चा करते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे हम क्या चर्चा करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं इन 6 नियमों का, वंशानुक्रम के जो 6 नियम हैं, इनका विस्तारित रूप जानने वाले हैं। जैसे पहले वाले की बात करते हैं, क्या, पहला है समानता का नियम। किसका? समानता का नियम। समानता का नियम।
इसे बोला जाता है लॉ ऑफ इक्वालिटी। लॉ ऑफ इक्वालिटी। देखिए, लॉ मतलब नियम, इक्वालिटी मतलब समानता। समानता किसकी? बच्चों की उनके माता पिता से, या माता पिता से उनकी बच्चों की। बात करते हैं कि यह नियम कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी उनकी संतान होगी। अर्थात बुद्धिमान माता पिता के बुद्धिमान बच्चे, मंदबुद्धि माता पिता के मंदबुद्धि बच्चे, ये कहते हैं इस नियम के अनुसार। तो इसमें हमें सीखने वाली बात क्या है कि समानता का नियम किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से। इस नियम के अनुसार माता पिता की जो संतान होगी वह माता पिता के जैसी होगी। दूसरे नियम की बात कर लेते हैं, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। ये नियम इसके एकदम विपरीत है। इस नियम के अनुसार माता पिता की संतान उनके विपरीत गुणों वाली होगी। विपरीत मतलब अपोजिट कैरेक्टर वाली, अर्थात बुद्धिमान माता पिता के मंदबुद्धि बालक और मंदबुद्धि माता पिता के बुद्धिमान बालक। ठीक, तो यहाँ हमें याद रखना है क्या कि वंशानुक्रम का नियम नंबर 2 कहता है कि माता पिता की जो संतान होगी वह उनके विपरीत गुणों वाली होगी। अर्थात जिस घर में माता पिता बुद्धिमान होंगे उनकी संतानें मंदबुद्धि होंगी, जिसके मम्मी पापा मोटे मोटे, बच्चे पतले पतले और ऐसे। ठीक, तीसरे नियम की बात करते हैं, क्या? गाल्टन का नियम। गाल्टन का नियम। ठीक, गाल्टन के नियम के अनुसार माता पिता के जो लक्षण हैं, जो गुण हैं, वो उनकी संतानों में आधे पहुंचते हैं। कितने? आधे। यही है इनका नियम। एक बार हम बात कर लेते हैं इसकी, क्या कि गाल्टन कहते हैं कि माता पिता से गुण मिलते हैं कितने? माता और पिता से गुणों की प्राप्ति होती है हमें 1/2। अब इनको अपने मम्मी पापा से 1/2 मिला होगा, तो हम तक कितने पहुंचेंगे? अर्थात दादा दादी या नाना नानी, इनसे मिलेंगे हमें 1/4। 1/4। और आगे बात कर लेते हैं, परदादा, परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, इनसे मिलेंगे हमें 1/8। 1/8। तो गाल्टन के नियम के अनुसार बालकों को उनके माता पिता के गुणों का 1/2 गुणों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं नियम नंबर 4, क्या? अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। नियम नंबर 4, अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता ने जितने भी गुणों को अर्जित किया है, जितने भी गुणों को अर्जित किया है, उनकी संतानों में स्थानांतरित होना इस नियम को दर्शाता है। मतलब जितने भी हमने गुण अर्जित किए हैं वह अगर संतानों में स्थानांतरित होते हैं तो वो इस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक, चलिए आगे और बात कर लेते हैं इसमें, क्या कि भाई इस नियम का समर्थन किसने किया था? इस नियम के जो समर्थक हैं वो हैं लैमार्क। लैमार्क ने अपना प्रयोग जिराफ पर किया था। जिराफ पर किया था, जिस प्रयोग में जिराफ की गर्दन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी लंबी होती चली गई
अर्थात वर्तमान समय में आज वह अत्यधिक लंबी है। तो ये क्या हुआ कि उनके माता पिता ने जो गर्दन लंबी वाला गुण अपनाया, जिसे अर्जित किया था, वह कहाँ गया? उनकी संतानों में। उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने थोड़ा सा और अर्जित करके डेवलप कर लिया, फिर उन्होंने उसे और आगे बढ़ाया, अगली संतान ने या अगली पीढ़ी ने उसे और डेवलप किया। डेवलप करते करते आज की डेट में सभी जिराफों की गर्दन लंबी होती है। इस नियम को दोस्तों सिद्ध किया था, इस नियम को मैकडूगल और पावलव ने सिद्ध किया था। किसने? मैकडूगल और पावलव। मैकडूगल और पावलव ने चूहे पर प्रयोग किया। चूहे पर प्रयोग करके इस नियम को सिद्ध किया कि हाँ भाई लैमार्क, आप सही कह रहे हैं कि माता पिता जो गुण अर्जित करते हैं वह संतानों में पहुंचते हैं। सिद्ध किसने किया? मैकडूगल और पावलव ने। किस पर प्रयोग करके? चूहों पर। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि भाई अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम किससे संबंधित है? वंशानुक्रम से। अर्जित गुणों का नियम दिया किसने? लैमार्क ने। लैमार्क ने अपना प्रयोग किस पर किया? जिराफ पर। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम सिद्ध किसके द्वारा किया गया? या तो ऑप्शन में मैकडूगल मिले या पावलव। एक और क्वेश्चन बनता है, क्या अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम मैकडूगल के द्वारा सिद्ध किया गया? किस पर प्रयोग करके? तो हमें याद रखना है किस पर? चूहे पर प्रयोग करके। एक और आता है नंबर 5। क्या? नंबर 5 है बीज कोश की निरंतरता, बीज कोश की निरंतरता का नियम। इस नियम को दिया था बीजमैन। इस नियम को दिया था बीजमैन ने। अर्थात बीज कोश की निरंतरता का नियम बीजमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि भाई 2 बीज होते हैं। कितने? 2 बीज होते हैं जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर का निर्माण होता है, जिनमें से एक को बोला जाता है कायिक कोश और दूसरे को बोला जाता है कायिक कोश और दूसरे को बोलते हैं उत्पाद कोश। और ये है हमारे शरीर की रचना। ये अब यहाँ पर भी सीखने वाली बात है क्या कि भाई इस नियम का समर्थन किसने किया? अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए तो सीखने वाली बात ये थी कि भाई बीज कोश की निरंतरता का नियम किसने दिया? बीजमैन ने। बीजमैन ने बताया कि हमारे शरीर की रचना 2 कोशों से मिलकर हुई है, जिसमें से एक है कायिक कोश और दूसरी है उत्पाद कोश। दोस्तों 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें से एक है मेंडल और एक है गाल्टन। ये दोनों इस नियम को अस्वीकार करते हैं। ये दोनों इस नियम को क्या करते हैं? अस्वीकार करते हैं। इन्होंने बताया कि अगर हमारे शरीर की रचना इन 2 कोशों से मिलकर हुई है तो इससे जो अन्य नियम हैं वो सभी हो जाएंगे क्या? व्यर्थ हो जाएंगे, अर्थात उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। अगले नियम की बात कर लेते हैं, नियम नंबर 6। कौन सा था नियम नंबर 6? तो नियम नंबर 6 था मेंडल का नियम। मेंडल का नियम। इस नियम को दिया था मेंडल ने। किसने? मेंडल ने। कैसे? मटर के पौधे पर प्रयोग करके।
मटर के पौधे पर प्रयोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने अपना नियम जो वंशानुक्रम से संबंधित है किस पर प्रयोग करके बनाया था, तो किस पर? मटर के पौधे पर। आगे बात करते हैं कि इन्होंने जो अपना नियम दिया है वो कैसे बनाया। एक बार आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक, बिल्कुल मेरे साथ साथ। ठीक है, बात करेंगे क्या, x x x y। ठीक, और इनके ऊपर कर लेते हैं क्या, नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, अब मैचिंग करते हैं इनकी। ये वाला यहाँ से आया, ठीक, ये वाला यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से आया, ये वाला यहाँ से आया। अर्थात x x x y x x x y। ठीक, चलिए कैसे कैसे आइए, 1 3 1 4 2 3 2 4। आप समझ पा रहे होंगे कि ये वाला पहला वाला जो x है वो यहाँ से आया है, दूसरा वाला यहाँ से आया है। ये वाला x फिर फर्स्ट वाला, और ये y लास्ट वाला। ये वाला x, ये वाला, और यहाँ से y, फिर सॉरी यहाँ से x, यहाँ से फिर x इधर आया और इधर से y इधर आया। ठीक, तो मेंडल के द्वारा ये बताया गया कि अगर किसी एकल परिवार में ये है फीमेल, ये है मेल, अगर किसी एकल परिवार में किसी फीमेल का पहला गुणसूत्र अगर किसी लक्षण से प्रभावित है, तो ये पहला यहाँ और यहाँ, अर्थात उस परिवार की पहली 2 संतान उसी गुण से इफेक्टेड या प्रभावित होंगी। दूसरी बात इन्होंने बताई क्या, कि अगर किसी फीमेल का दूसरा गुणसूत्र अर्थात दूसरा X अगर किसी गुण से प्रभावित है, तो दूसरा वाला इन दोनों में है, तो क्या उस परिवार की अंतिम 2 संतान उसी गुण से इफेक्टेड या प्रभावित होंगी। यह गुण अच्छे या बुरे कैसे भी हो सकते हैं। फिर बात आई क्या, कि अगर किसी एकल परिवार में किसी मेल का X गुणसूत्र किसी लक्षण से प्रभावित है, X गुणसूत्र किसी लक्षण से प्रभावित है, तो ये तीसरा वाला नंबर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, तो उस परिवार में जितनी गर्ल्स जन्म लेंगी उनमें सभी में वही लक्षण पाया जाएगा जो मेल के X क्रोमोसोम में पाया जाता है या पाया गया। ठीक, आगे बात कर लेते हैं क्या, कि अगर ऐसा ना हो और ये Y वाला इफेक्टेड हो। ठीक, अगर किसी एकल परिवार में किसी मेल का Y गुणसूत्र किसी लक्षण से प्रभावित हो, तो Y यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो X और Y वाले क्या होते हैं, लड़के अर्थात बॉयज। ठीक, अगर किसी एकल परिवार में किसी पुरुष का Y गुणसूत्र अगर किसी लक्षण से प्रभावित है, तो उस परिवार में जन्म लेने वाले सभी लड़के उसी लक्षण से प्रभावित होंगे। ठीक, उम्मीद है आपके ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार आप इसको बनाने का प्रयास करना, बन जाएगा, नहीं तो वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आज का हमारा डिस्कशन इतना ही रहेगा। अगर आपको हमारी आज की क्लास समझ आई हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।